आज हम जानने वाले हैं मास्लो की थियरी के बारे में। अब्राहम मास्लो, इनका पूरा नाम है अब्राहम मास्लो। इन्होंने मनोविज्ञान में अपनी एक थियरी दी है। उस थियरी के अकॉर्डिंग, जिसको भी इन्होंने आवश्यकता का सिद्धांत नाम दिया, इस थियरी के अकॉर्डिंग इन्होंने 5 स्टेजेस बताए हैं। 5 स्टेजेस में आवश्यकता को प्रतिपादित किया है। पहली जो इनका पहला स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, जिसको बायोलॉजिकल नीड्स इन्होंने नाम दिया है। यस, बायोलॉजिकल नीड्स मतलब जो हमारी शारीरिक जरूरतों को पूरा कर सके, फिजिकली जो फिजिकली हमारी चीज जरूरतों को पूरा करे, उसी को हम बायोलॉजिकल नीड्स में लेते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स में सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही नहीं आते हैं, इसमें जो एनिमल्स हो गए, जो पशु पक्षी हैं, सभी आ जाते हैं, क्योंकि सभी की बायोलॉजिकल नीड्स होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग की ही बायोलॉजिकल नीड्स होती है, क्योंकि बायोलॉजिकल जब भी हम बात करते हैं तो जीव की बात आती है। तो जीव हम पशु और पक्षी को भी लेते हैं। तो यहाँ पर जब बायोलॉजिकल नीड्स की बात करते हैं तो बेसिकली जो नीड है बायोलॉजिकल, किसी भी व्यक्ति की, किसी भी पशु की, किसी भी पक्षी की, तो वो क्या है? भूख, प्यास और नींद। अब ये चीजें, चाहे हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें, डेवलपिंग कंट्री की बात करें, अमीर की बात करें, गरीब की बात करें, मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, सोसाइटी का कोई भी वर्ग हो, सभी को इस चीज की जरूरत होती है। कोई कह दे कि हम इसके बगैर जिंदा रह सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई पशु हो तो वो भूख के बगैर जिंदा रहे। अगर उसको भूख लगी है, भूख लगती है तो खाना ढूंढेगा। कोई जानवर है, कोई पक्षी है, प्यास लगने ही वाली है, नींद, सोएंगे ही वो। हम डेवलप्ड कंट्री की बात करें तो क्या ऐसा कोई पर्सन है जो वहां पे भूखा रह सकता है या प्यासा रह सकता है या बिना नींद के रह सकता है, इसलिए वो डेवलप हो गया? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। भूख, प्यास, नींद, ये बायोलॉजिकल, ये बेसिक बायोलॉजिकल नीड्स हैं जो हर एक जीव के लिए होती हैं। तो पहली चीज उन्होंने बताई कि बिना भूख, प्यास और नींद के कोई भी जीव नहीं रह सकता। मतलब हर एक जीव को भूख, प्यास और नींद आती है। इसको हम फिजिक नाम भी दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे फिजिक्स से रिलेटेड है, हमारे फिजिकल से, हमारी शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित है, तो इसको फिजिकल नीड भी हम कह सकते हैं। दूसरी बात आती है फिर सुरक्षा की, सेफ्टी की। सेफ्टी की बात आती है। देखो, जब तक एक व्यक्ति को भूख, प्यास, नींद लगी है, नींद आ रही है, तब तक वो सुरक्षा के बारे में नहीं सोच रहा है। पहली सबसे जरूरत उसकी क्या है? नीड उसकी सबसे पहले क्या होती है? भूख, प्यास और नींद को सेटिस्फाई करना। जब ये चीजें सेटिस्फाई होती हैं तब वो सुरक्षा पे आता है। सुरक्षा अर्थात हमको कहाँ से सुरक्षा मिलती है? सुरक्षा के लिए हम घर ढूंढते हैं, एक छत होना जरूरी है। जिस व्यक्ति के पास छत नहीं है, जिस कंट्री में लोग जो माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पहली चीज वो क्या कहते हैं कि रहने के लिए एक छत होना जरूरी है, छत तो मिलनी चाहिए। ये छत, ये घर सिर्फ ह्यूमन बीइंग की नीड्स नहीं होती, ये एनिमल्स की भी नीड्स होती है, बर्ड्स की भी नीड्स होती हैं। बर्ड्स जो है घोंसला बनाते हैं अपना, क्यों बनाते हैं? क्योंकि दिन भर की थकान के बाद उनको भी कहीं ठहरना होता है, कहीं रुकना होता है, जहाँ पे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, जहाँ पे उन्होंने अपने बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है। किसी एनिमल की ही बात कर ले, दिन भर वो चाहे जहाँ भी विचरण करते हो, चाहे जहाँ भी घूमते फिरते हो, खाने पीने की तलाश में हो, लेकिन रात में एक सुरक्षित स्थान जरूर ढूंढते हैं जहाँ पे वो ठहर सके, रुक सके। तो पहली जो नीड आती है मास्लो के अकॉर्डिंग, हर एक जीव की वो क्या है? बायोलॉजिकल नीड, जिसमें भूख, प्यास और नींद आती है। दूसरी नीड मास्लो के अकॉर्डिंग क्या है? सेफ्टी, सुरक्षा, जो कि लोगों को घर से मिलती है, जहाँ पे लोगों को लगता है कि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, हमारे सर पर छत है। बच्चे हैं, उनको क्या लगता है? हमारे सर पर छत है। जब भी छत सर पे होगी तभी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। फिर आता है उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग। लव एंड बिलोंगिंग ये भी बहुत जरूरी चीज है। हम एक तरीके से बोल सकते हैं ये इमोशनल होती है, ये चीजें इमोशनल होती हैं, बट इमोशनली भी लोगों को स्ट्रॉन्ग होना या महसूस होना जरूरी है। और ये इमोशंस, ये जो लव, ये बिलोंगिंग्स कहाँ पे मिलते हैं? परिवार से।
अब लव एंड बिलोंगिंग, पहले हमने भूख प्यास नींद को सेटिस्फाई किया, उसके बाद हमने सुरक्षा ढूंढी, फिर हम कुछ ऐसी चीज ढूंढते हैं कि हमें चाहने वाले लोग हों। चाहने वाले लोग हमको कहाँ मिलेंगे? परिवार में मिलेंगे। सिर्फ ह्यूमन बीइंग की बात नहीं हो रही है, अगर एक एनिमल की बात करें तो एक एनिमल का भी अपना एक परिवार होता है। छोटे बच्चों, जो बिल्ली के छोटे बच्चे हैं, कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, आसपास के वातावरण की जो आपके आसपास जो लोग मिल जाते हैं स्थानीय जगहों पे, उसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि किसी बिल्ली के बच्चे को आप परेशान करके देखिए, किसी कुत्ते के बच्चे को परेशान करके देखिए, वो तुरंत आप पर अटैक करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ये डर है कि आप उनके बच्चे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उनका बच्चा उनके लिए उनका परिवार है। किसी बच्चे को आप ले आइए, कुत्ते के बच्चे, बिल्ली के बच्चे या फिर किसी और जानवर के बच्चे को, वो थोड़ी देर बाद तुरंत रोना शुरू करेंगे, वो माँ को अपनी ढूंढना शुरू करेंगी। तो वो माँ क्या है उनके लिए? उनका परिवार है, और उस माँ के लिए वो बच्चे उसका परिवार है। तो उस माँ और बच्चे के बीच में क्या है? लव एंड बिलोंगिंग है। वही लव एंड बिलोंगिंग हम अपने परिवार में ढूंढते हैं। तो देखा जाए तो ये जो पहला स्टेज, दूसरा स्टेज और तीसरा स्टेज, ये तीनों में पाया जाता है। ये तीनों स्टेजेस सिर्फ ह्यूमन बीइंग में ही नहीं पाए जाते हैं, ये एनिमल्स में भी पाए जाते हैं। एनिमल्स को भी भूख लगती है, प्यास लगती है, उनको भी नींद आती है, वो भी सेफ्टी के लिए कुछ अपना आवास ढूंढते हैं, और वो भी अपने परिवार के लिए तरसते हैं या अपने परिवार की सेफ्टी के लिए वो हमेशा सतत जागरूक रहते हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो ह्यूमन बीइंग के साथ साथ एनिमल और बर्ड्स में भी पाई जाती हैं। अब उसके बाद आगे आता है सेल्फ रिस्पेक्ट। नाम सुना होगा आपने, आत्मसम्मान। और ये आत्मसम्मान की बात कब आती है? जब एक व्यक्ति मैच्योर हो जाता है। क्या किसी जानवर में आत्मसम्मान होगा? किसी गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, क्या उसमें आत्मसम्मान की बात होगी? नहीं, वो सिर्फ यहीं तक सीमित रह जाते हैं। जब भी आत्मसम्मान की बात आती है तो हम यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को लेते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है वो आत्मसम्मान में क्या होगा? लगभग 30 से 55 या 50, 30 के बाद की जो भी एज होगी, हम ये कह सकते हैं 30 के बाद की जो भी एज होगी, वहां पे व्यक्ति आत्मसम्मान ढूंढता है। आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है बच्चों? आत्मसम्मान या सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद भी आप अपनी रिस्पेक्ट करिए और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको दूसरों से भी रिस्पेक्ट मिले। अब ऐसी बात है, एक एज के बाद लोग रिस्पेक्ट की तलाश में रहते हैं। आपके पेरेंट्स हो गए, अगर वो बाहर से काम करके आ रहे हैं और उन्होंने आपको कुछ काम बोल दिया या एक गिलास आपसे पानी मांग लिया और आपने उनको पानी नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को या उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति दिन भर बाहर रहता है, किसके लिए रहता है? अपने परिवार के लिए रहता है, अपने बच्चों के लिए रहता है। तो अपने परिवार और बच्चों के लिए वो व्यक्ति अगर दिन भर घर से बाहर है, काम कर रहा है, और आपने अगर उसकी रिस्पेक्ट नहीं की, तो ये क्या होगा? उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगना। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस लगना या ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग में हो सकती है, ना कि एनिमल्स में हो सकती है। तो एक एज के बाद लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट का होना जरूरी है। हाँ, बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता है, जैसे हम चेन स्नैचर्स की बात करें या जो गुंडे मवाली होते हैं, अगर इनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता तो शायद ये गलत कामों की तरफ ना जाते। गलत कामों की तरफ जा रहे हैं, कहने का मतलब कहीं ना कहीं इनका सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुका है। फिर लास्ट आता है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसको हम आत्मबोध भी बोलते हैं। ये बहुत पहुंची हुई चीज है आत्मबोध। समझ जाना कि हाँ, हम सारी चीजों को अचीव कर चुके हैं, दुनिया से परे अब किसी भी चीज की अब हमको इच्छा नहीं है। एक तरीके से आप मोक्ष का रास्ता इसको कह सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ पे मोक्ष की बात कहाँ से आ गई, लेकिन यहाँ बच्चों ये चीज होती है। एक एज के बाद आप अपने पेरेंट्स को देखिए, उनके दिल दिमाग पे सुकून होता है जब उनके बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं। जब तक बच्चे उनके अपने पैरों पर खड़े नहीं होते, तब तक उनके अंदर टेंशन, तनाव, सारी चीजें होती रहती हैं। जिस दिन वो देख लेते हैं कि हाँ, उनके बच्चे खुद स्टैंड हो गए, बाकी तमाम परेशानियां, एंजाइटी तो वो रहती ही है, कुछ ना कुछ परेशानियां, तबीयत का इशू होना, कुछ भी होना, ये सारी चीजें लगी रहती हैं। लेकिन एक जो अंदर से आत्मसंतुष्टि हो जाए कि हाँ, अब मेरे बच्चे या मेरा परिवार जो है वो स्टैंड हो चुका है
और मुझे अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं रह गई है। मैंने अपने जीवन में जो पाना था पा लिया, अपने बच्चों को जो बनाना था वो बना दिया। तो ये चीज़ जब ये लोगों में समझ आ जाती है तो वही क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है, ये जो पांचवा हमारा चरण है, ये जो पांचवा हमारा स्टेज है, वो स्टेज बहुत ही मुश्किल से लोगों को मिल पाता है। अगर हम आज के जनरेशन की बात करें तो ये तो आज बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो ये स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ ये जो 5 स्टेजेस हैं मास्लो के आवश्यकता के सिद्धांत के, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो बायोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी, लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।